हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेओपी द जर्नी ऑफ प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 18 जिसका टॉपिक है नमपाई। लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो आज हम वही दो लाइब्रेरीज करेंगे, नमपाई और पांडास। तो इस वाले लेक्चर में हम नमपाई को कवर करेंगे और अगले लेक्चर में पांडास को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें नमपाई को यूज़ करने के लिए, अब होता है क्या कि पाइथन को नहीं पता कि नमपाई क्या है। तो हमें एक तरीके से इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। इस पैकेज के अंदर बहुत सारी फाइल्स वगैरह होती है जिसके उन उन मेथडों को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। हम लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं कि पाइथन जिन कामों खुद से नहीं कर पाता, हम अलग से जो लाइब्रेरीज है उन मेथड को बना के यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो सेम नमपाई पैकेज है जो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको बस हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप CMD ओपन करना, ठीक है। जो भी पाथ आपका यहाँ पे खुला हुआ है उसको ऐसे ही खुले रहना, सिंपल लिखना पिप इंस्टॉल, ठीक है, नमपाई। तो आपके यहाँ पे नमपाई पैकेज जो है वो इंस्टॉल होने लग जाएगा। मेरे पास ये, मेरे को ये शो कर रहा है आउटपुट में, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। इट मीन्स मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ पड़ा है। लेकिन जब आप करोगे तो आपको शो हो जाएगा डाउनलोड होता हुआ और इंस्टॉल होता हुआ, ठीक है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे ही कमांड पूरी हो जाएगी तो वापस लास्ट में वापस से अपने आप ये वाला वो आ जाएगा पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो सिंपली अब नमपाई पैकेज क्या इंस्टॉल हो चुका है, अब उसे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए सिंपली क्या कमांड होती है, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। मीन्स हम नमपाई को इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उसे एलियास दिया है हमने एनपी। हम जहाँ जहाँ नमपाई यूज करेंगे वहाँ एनपी डॉट करके करेंगे, ठीक है। तो सिंपली इसको रन कर दिया। उसके बाद नमपाई का यूज किस लिए होता है, नमपाई का यूज होता है एरेज वगैरह क्रिएट करने के लिए। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है हमें मैट्रिक्स वगैरह पे वर्क करना होता है। हमने मैथमेटिक्स में देखा है कि जब मैट्रिक्स वगैरह पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये सब चीज़ें हमने की है ना। तो कई बार हमें ऐसी नीड होती है, हमें मैट्रिक्स जैसी चीज़ों पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, वहाँ पे जनरली हम नमपाई का यूज़ करते हैं। और नमपाई के और भी बहुत सारे यूज़ है। जनरली हमें 2D डेटा या 3D डेटा पे वर्क परफॉर्म कर ऑपरेशन परफॉर्म करने होता है, तो वहाँ पे हम नमपाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले हम करेंगे 1D एरे को क्रिएट करेंगे यहाँ पे। 1D एरे मीन्स वन डायमेंशन एरे। जनरली एरे तीन टाइप के होते हैं। जनरली एरे डायमेंशन के बेसिस पे होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, थर्ड 3 डायमेंशनल, ऐसे ही आगे कितनी भी डायमेंशन हो सकती है अप टू N डायमेंशनल, ठीक है। हम सिंपली 3 डायमेंशनल तक कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे 1 डायमेंशनल क्या होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे np डॉट एरे, मीन्स नमपाई पैकेज के अंदर एक एरे नाम का मेथड है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम पिछली वीडियोस में देखा था कि हम डॉट लगा के फिर मेथड का नाम लिख देते हैं, फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे है, ठीक है। तो नमपाई पैकेज के अंदर एरे नाम का मेथड है जो कि एरे क्रिएट करने में हेल्प करता है। इसके अंदर हम सिंपली लिस्ट ऑफ वैल्यूज पास कर देता है, ठीक है। तो ये हमने जैसे ये पास कर दिया तो ये एरे बन चुका है। एक बार इसको प्रिंट करके भी देख लेता है। तो सिंपली एरे प्रिंट हो गया। लेकिन आप तो कहोगे कि ये तो भाई लिस्ट है, देखने में तो लिस्ट की तरह लग रहा है। हाँ, जो 1D एरे होता है वो कुछ कुछ लिस्ट की तरह ही होता है। बस फर्क इतना होता है लिस्ट और एरे में कि एरे जो होता है ना वो सेम डेटा टाइप की वैल्यू कंटेन करता है, जबकि लिस्ट मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यू कंटेन कर सकता है। अगर एरे के अंदर नंबर्स है तो सारे नंबर्स ही होने चाहिए, और अगर स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग होने चाहिए। अदरवाइज एरे क्रिएट नहीं होगा, फिर वो लिस्ट मानी जाएगी, ठीक है। जैसे कि इवन मैं आपको इसका टाइप भी प्रिंट करके दिखाऊं, प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो सिंपली आप देख सकते हो ये लिख रहा है नमपाई ND एरे, मीन्स एरे टाइप का ये, ठीक है। तो आपको ये 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना आ गया। अब हम करेंगे 2 डायमेंशनल एरे। मैंने बी नाम का वेरिएबल ले लिया, इसमें मैं 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट कर रहा हूँ।
तो होता क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे इज नोन एज द टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये किया, इसी को ही मान लेते हैं, कॉपी कर लेता है। सो मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ, सबसे पहले एक सिंपल लिस्ट, ठीक है, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ वन डी एरे। तो जो मैंने ऊपर से कॉपी किया है, इसी को ही मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार पेस्ट कर सकता हूँ विद कॉमा सेपरेटेड। तो मैंने पहली बार इसको पेस्ट किया, फिर कॉमा लगाया, सेकंड बार किया, तो इससे क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ वन डी एरे इज नोन एज टू डी एरे। तो सिंपली इसको रन करूंगा और इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, प्रिंट भी किया तो आउटपुट इस तरह से आएगा। तो ये टू डायमेंशनल होता है। तो आपको कुछ कुछ देखने में मैट्रिक्स की तरह भी लग रहा होगा, जैसा हम मैथमेटिक्स में वगैरह में बनाते थे। ठीक है, अब आते हैं थ्री डायमेंशनल पे। थ्री डायमेंशनल एरे बोलता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू डी एरे इज नोन एज थ्री डी एरे। ठीक है, तो सिंपली वही, सबसे पहले एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ टू डी एरे। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ टू डी एरे ये पूरा होगा, ये पूरा एरे क्या होगा, एक टू डी एरे। ठीक है, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर दूसरा टू डी एरे। ठीक है, हमने एक तरीके से यहाँ पे दो टू डी एरे ले लिए हैं और कॉमा से उनको यहाँ पे सेपरेट कर दिया। और इसको जब रन करेंगे तो सिंपली इस तरह से आउटपुट आएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। वन डायमेंशनल के लिए अंदर सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है, टू डायमेंशनल के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ वन डी एरे। तो एक तरीके से सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट लिए, फिर उसके अंदर वन डी एरे का कॉम्बिनेशन ले लिया विद, और उनको सेपरेट कर दिया कॉमा से। हम कितने भी वन डी एरे ऐसे कॉमा कॉमा करके ऐड कर सकते हैं। एंड थ्री डी एरे के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ टू डी एरेज। तो हमने एक तरीके से सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर उसके अंदर इस टू डी एरे का कॉम्बिनेशन लिया है, एक टू डी एरे कॉमा दूसरा टू डी एरे कॉमा तीसरा टू डी एरे, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब देखो ये ए है, ये बी है और ये आपका सी हो गया। ठीक है, अब हम इनको एक्सेस करके देखेंगे। तो सिंपली इसको लिस्ट की तरह हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एक मेरे को चाहिए सेकंड वैल्यू चाहिए, मतलब कि टू टू चाहिए मेरे को यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वन, क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है, आपको पता है। तो जीरो वन टू थ्री, तो अगर मेरे को टू वैल्यू चाहिए तो मुझे पता है फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो मैं सिंपली लिखूंगा ए वन, और जैसे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे टू आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, मैं लिखूँ बी वन। देखो बी के टाइम पे काम क्या होता है, एक बार पहले इसको रन कर लेते हैं फिर देखता है। ठीक है, अब आउटपुट में क्या है, 1 2 3 5, जो कि क्या है, अच्छा अब आप कहोगे कि भाई 1 2 3 5 पहली वाली है कि दूसरी वाली है। तो इस चीज़ के समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 4 5 6 7। ठीक है, इसको रन किया, 1 2 3 5 4 5 6 7 इस तरह से हो गया। ऐसे यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज चेंज कर देते हैं, नहीं तो एक्सेसिंग के टाइम पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सी वाली वैल्यूज प्रिंट हो रही है। 4 5 6 7 7 8 4 9 2 5 0 1। ठीक है, तो एक इस तरह से हो गया। तो अभी इसको एक्सेस कर रहे हैं हम B1 को, इसको रन करते हैं तो आप देखोगे 4 5 6 7 प्रिंट हो क्या आया, क्योंकि जो होती है इंडेक्सिंग ना जीरो से शुरू होती है। सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट वाला ब्रैकेट को इग्नोर कर दो। तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट हुआ ये वाला, यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको इग्नोर कर दिया। अब इंडेक्सिंग शुरू हुई 0 और 1। 1 मीन्स सेकंड वाले, जो एक तरीके से सेकंड वाला वन डी एरे है। ठीक है, तो एक वो प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ ऐसे, तो आपको पता है B1 मतलब सेकंड वाला वन डी एरे, और 3 मतलब थर्ड इंडेक्स पे जो उसके वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने रन किया 7 आ गया। तो इसके अंदर भी फिर 0 1 2 3 इस तरह से इंडेक्सिंग होती है। तो आपको समझ आ रहा है ना कि पहले ऐसे 0 1
और फिर यहाँ पे भी 0 1 2 3 इस तरह से इंडेक्स हो गया। सो रो वाइज भी 0 1 के फॉर्म में 0 से शुरू होती है, कॉलम वाइज भी 0 से शुरू होती है। अब बात है 3D इंडेक्स, 3D एरे पे, ठीक है। अगर मैं C को 1 लिखूं तो इसको बता दूं आपको, फर्स्ट वाली ब्रैकेट को इग्नोर करूं, ठीक है। फिर उस जैसे ही फर्स्ट वाली ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो ये 0, ठीक है, और ये 1 यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और जैसे ही मैं C1 लिखूंगा तो C1 का मतलब क्या हुआ, सेकंड वाला जो 2D एरे है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से 1, तो सेकंड वाले के 2D एरे के अंदर जैसे ही हम अंदर जाते हैं अलग से 3D में, सेकंड वाले 2D एरे के अंदर जाएंगे तो 0 1 इंडेक्सिंग इस तरह से है। तो आपको पता चल गया कि ये वाला प्रिंट होगा अभी इससे। एक बार रन करके देखता है, ठीक है। अब मेरे को इसके भी अंदर जाना है तो इसके अंदर अंदर वैल्यूज है, तो 0 1 2 3 इस तरह से है। तो जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे 2 तो 0 आ गया, क्योंकि देखो 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, ये वाली। तो होप सो आपको ये अच्छे से करना आ गया होगा, ठीक है। अब डायमेंशन चेक करता है। हमें पता है जो ए है वो 1 डायमेंशन का है, तो डायमेंशन चेक करने के लिए सिंपली ए डॉट एन डिम लिख देता है। तो यहाँ से पता लग गया ए जो है वो 1 डायमेंशन का है। प्रिंट तीनों की डायमेंशन ऐसे होता है, प्रिंट करके देख लेता है। ए डॉट एन डिम बी डॉट एन डिम और सी डॉट एन डिम। तो आप देख सकते हो जो ए है वो 1 डायमेंशन का है, बी जो है 2 डायमेंशन का, सी जो है 3 डायमेंशन का है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब शेप के अंदर आते हैं। शेप को प्रिंट करने के लिए सिंपली ए डॉट शेप बी डॉट शेप इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो ए डॉट शेप बी डॉट शेप और सी डॉट शेप, ठीक है, इस तरह से हमने लिखेंगे। तो अब ये वाली वैल्यूज कैसे आई, देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ए वाला हमने प्रिंट कराया, तो ए एरे के जब अंदर जाएंगे तो हमेशा ना फर्स्ट वाले ब्रैकेट को इग्नोर कर दो, ठीक है। फर्स्ट वाला ब्रैकेट इग्नोर करा तो शेप को मिली 4 वैल्यूज, तो उसने सिंपली 4 लिख दिया, ठीक है, और साथ में कॉमा लगा दिया। उसके बाद जब बी डॉट शेप में गए तो बी के अंदर आएगा, ठीक है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को इग्नोर किया, उसे मिले 2, एक तरीके से 2 ब्रैकेट्स मिले ऐसा मान लो, ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन मिले ऐसा मान लो, चलो ठीक है। तो उसने 2 कॉम्बिनेशन मिले, उसने प्रिंट कर दिया 2, फिर कॉमा लाया, उसने आगे चेक करा क्या आगे भी कुछ और है, फिर उसने देखा हाँ अगर मैं किसी भी एक कॉम्बिनेशन के अंदर जाता हूँ तो मेरे को 4 वैल्यूज मिलती है, तो उसने लिख दिया 4 वैल्यूज। यहाँ पे आके उसका वो खत्म हो गया, ठीक है। जब 3D की बात आती है तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट को इग्नोर कर दो, ठीक है, फिर इसके अंदर जाते हैं, फिर उसे मिलेंगे 2 कॉम्बिनेशन, एक यहाँ से यहाँ तक कॉम्बिनेशन है, एक यहाँ से यहाँ तक का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसे मिले 2 कॉम्बिनेशन, तो उसने प्रिंट कर दिया 2। उसके बाद वो किसी एक कॉम्बिनेशन के अंदर गया, कंट्रोल, उसने चेक किया इस एक कॉम्बिनेशन के अंदर भी 2 कॉम्बिनेशन है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। तो उसने अगेन 2 प्रिंट कर दिया, उसने देखा कि आगे भी कुछ और हो सकता है, तो उसने देखा हाँ कि किसी भी अगर एक कॉम्बिनेशन को उठाते हैं तो उसके अंदर 4 वैल्यूज भी हैं, तो उसने लिख दिया 4, ठीक है। आपको समझ आ गया। अब आता है साइज पे। अगर मैं लिखता हूँ ए डॉट साइज, सो ए डॉट साइज बी डॉट साइज सी डॉट साइज, सिंपली रन किया 4 8 16, तो ये कैसे आता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसमें, ठीक है। ए के अंदर 4 एलिमेंट थे तो 4 दिखा दिया, बी के अंदर 4 + 4 8 है, और सी के अंदर 8 + 8 16 है, तो यही 4 8 16 दे दिया। और सिंपली हम ऐसा ही बोल सकते हैं जो शेप के अंदर वैल्यूज आई थी ना उनका अगर मल्टीप्लाई करें तो भी यही आंसर आएगा 4, ठीक है। फिर 2 × 4 8, 2 × 2 × 4 16, है ना।
तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब तक हमने क्या कवर किया है, एक रिवाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 1D 2D और 3D एरे बना के देखा, फिर हमने एरो को एक्सेस करके देखा, फिर हमने उनकी डायमेंशन प्रिंट करी, फिर हमने उन्हें शेप देखी और फिर हमने उनका साइज देखा। ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट है कन्वर्ट बैक टू द लिस्ट। मीन्स कि हमने अभी तक हमने लिस्ट से एरे बनाया था। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा है कि हमने लिस्ट पास करी थी और एरे निकल के आ गया था। सिमिलरली अगर हमें वापस लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है ए अभी एरे है। ठीक है, तो मैंने ले लिया example1 नाम का एक लिया वेरिएबल, उसके अंदर लिख दिया a डॉट टू लिस्ट। ये टू लिस्ट नाम का एक मेथड होता है, और जैसे ही मैं इसमें लिखूंगा और प्रिंट एग्जाम्पल करूंगा तो आप देख सकते हो वापस से एरे जो है वो लिस्ट में बन गया। ऐसे ही मैं एग्जाम 2D एरे को लूँ जो कि example2 के अंदर मैं स्टोर कराना चाह रहा हूँ उसको। सो b डॉट टू लिस्ट, और अगर मैं example2 को प्रिंट भी करूँ ठीक है, सो आप देख सकते हो बिल्कुल एज इट इज वैसे ही आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ 1D एरे। ऐसे ही मैं example3 को भी कर सकता हूँ। c डॉट टू लिस्ट और प्रिंट करूंगा example3। तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ 2D एरेज है ना। तो हम सिंपली एरे से लिस्ट, लिस्ट से एरे ऐसे बना सकते हैं। अब आता है क्रिएटिंग एरे विद ऑल वन। तो कई बार हमें ऐसी नीड होती है कि हमें एरे के अंदर ना सारे वन चाहिए होता है। तो जब कभी भी ऐसा करना होता है तो उसके लिए सिंपल सा मेथड होता है np डॉट वन। ठीक है, वंस, np डॉट वंस, और हमें जिस शेप का एरे चाहिए वो हमें पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 3,3 का चाहिए, ठीक है, और साथ में हम डी टाइप पास करते हैं कि उसका डी टाइप क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए इन 32। तो जैसे ही इसको हम रन करेंगे तो आप देख सकते हो 3x3 का एक तरीके से मैट्रिक्स बन के आ गई है हमारे पास। सो कई बार हमें ऐसी नीड होती है ना मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस में कि हमें पूरी मैट्रिक्स ऐसी चाहिए जिसमें जो वैल्यूज हो सारी वन वन हो, है ना। तो वो इस कंसेप्ट को यूज करके बना सकता है। इवन इसमें ये भी फायदा है कि हम कितने भी डायमेंशन का बना सकते हैं, जरूरी है 2D बनाना है, वन डायमेंशनल वगैरह ही बना सकते हो, है ना। और कई बार हमें ऐसी नीड होती है कि हमें सेम वैल्यूज चाहिए होती हैं मैट्रिक्स में या फिर एरे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को सारी वैल्यूज 6 चाहिए, कुछ भी लगा लो, 1 2 3 4 कुछ भी ऐसी वैल्यू चाहिए। तो हम सारी आइडेंटिकल वैल्यू चाहिए, तो एक तरीके से ये 3x3 का मैट्रिक्स बन गया जिसके अंदर 6 वैल्यूज है। ठीक है, और एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होता है, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो लिखूँ, सिंपल लिखो आइडेंटिटी। ठीक है, तो उसके अंदर पास कर दो कितने उसके चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ना स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स इसके रोज और कॉलम इक्वल होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। इसका मतलब अगर मैं 3 पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3 रोज और 3 कॉलम का 2D एरे बनेगा एक तरीके से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो 3x3 हमेशा इसमें ना स्क्वायर मैट्रिक्स में आउटपुट आएगा, और यहाँ पे हमेशा एक ही वैल्यू पास करता है जो डिसाइड करता है कि उसका साइज क्या होगा एक तरीके से। ठीक है, तो ये वो वाली एरे मैट्रिक्स हो गई जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होता है। ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म कर सकता है एक बार मैट्रिक्स, हम इसमें वो मैट्रिक्स ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं जो हमने मैथमेटिक्स क्लास में करे थे, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो हम अभी करके देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे मान लो मैं दो 2D एरे ले लेता हूँ। हम्म, ऐसा कर, दो 2D एरे ले लेता है, np डॉट एरे। ठीक है, ये खाली बॉक्स बनाए, फिर इसके अंदर
दो 1D एरे, तो 1, 2, 3, 5, 6, 7, ये तो ए हो गया। बी भी कुछ इस तरह से बना देंगे हम, np डॉट एरे, सो सिम एम्प्टी वाला ब्रैकेट, फिर इसके बाद दो, और फिर इसके अंदर वैल्यूज 2, 3, 4, 7, 8, 6। ठीक है, ये दो एरे बन चुके हैं 2D। और इसको एक बार प्रिंट करके भी देख लेते हैं। प्रिंट ए, प्रिंट बी, और मैं इससे पहले मैसेज भी शो करना चाहता हूँ कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, और जैसे इसको रन किया, थोड़ा एरर आ रहा है, एरर तो नहीं, थोड़ा आउटपुट और अच्छे से कर देता है। ठीक है, इस तरह से ए ऊपर वाला हो गया, बी नीचे वाला हो गया, ये एक तरीके से 2D एरे हो गए दो। तो हमें अगर सिंपली एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं सिंपली ए प्लस बी लिख दूंगा। तो देखो, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों आपस में ऐड हो गए, तो 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, ऐसे ही नीचे वाले भी। तो आप देख सकते हो कितना इजी हो चुका है। जबकि अगर हम सी प्रोग्रामिंग या जावा में अगर इसको करने बैठ जाए तो कितना टाइम लग जाता है हमें। ठीक है, तो कितना सिंपल हो गया है यहाँ पे ये करना। ऐसे ही मैं ए माइनस बी लिखूँ या बी माइनस ए, तो आपको उस हिसाब उसके बेसिस पे रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो जैसे ही मैंने लिखा ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो आप देख सकते हो इसने क्या किया है, 1 × 2 2, 2 × 3 6, और 3 × 4 12, इस तरह से आउटपुट दे दिया है। जबकि आपको पता है कि मैट्रिक्स में तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होती। मैट्रिक्स में तो हम अलग तरीके से भाई रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं, अगर आपने 12th क्लास में देखा होगा तो, है ना। इस तरह से हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया है। तो पाइथन क्या कहता है कि भाई मीन्स जैसे नमपाई क्या प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, जब अगर हम ए इंटू बी करके लिखेंगे तो वो इस तरह से रिजल्ट देगा। लेकिन एक मेथड होता है, नमपाई हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है मैटमल के नाम से। ठीक है, मैटमल बोले तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपली। उसके अंदर हम जो भी दो मैट्रिक्स पास करेंगे उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके देगा, जो कि जैसे मैट्रिक्स में होता है ना वैसा। तो मैं सिंपली अगर ए बी लिखूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा np डॉट मैटमल। तो जब हमने इसको रन करके देखा तो यहाँ पे हमें एरर शो हो रहा है। एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो पाता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए सेकंड वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। ये कंडीशन होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को वो करने की, एक तरीके से सेटिस्फाई करने की। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये दो मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स है 2 × 3 की एंड सेकंड मैट्रिक्स है 3 × 2, 2 × 3 मीन्स 2 रोज 3 कॉलम। ऐसी सेकंड मैट्रिक्स का वो क्या एक तरीके से शेप 3 रोज और 2 कॉलम। सो फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन ओनली मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। सो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हुई है। सो इसके लिए क्या करते हैं, एक मैं सी नाम की एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ। तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स हमें पता है 2 × 3 की है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है। सेकंड वाली मैट्रिक्स में तो करता है 3 रोज बना लेता है और 2 कॉलम बना लेता है। ठीक है, तो एम्प्टी ब्रैकेट और फिर 1 2 और 3 रोज चाहिए हमें। 3 रोज में 2 वैल्यू चाहिए, 3, 4, 5, 7। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करके देखो सीखूं तो देख सकते हो ये इस तरह से हो गई। और जबकि बी किस तरह से है, और एक चलो दोनों प्रिंट कर लेता है। मैं सी को ही प्रिंट कर देता हूँ और बी को ही प्रिंट कर देता हूँ। देखो, जो ऊपर वाली है वो बी है, नीचे वाली सी है। तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन ओनली मैट्रिक्स इज पॉसिबल। तो अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बी में और सी में।
तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो अब देखो ये 2x2 आउटपुट आया। तो होता क्या है, जैसे कि इस वाले का जो वो है ना शेप, वो है 2x3। सेकंड वाले का जो शेप है वो है 3x2। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 3। तो 3 3 कैंसिल एक तरीके से। तो बचा क्या, इधर से 2 और इधर से 2। तो 2x2 जो होता है वो आउटपुट होता है। समझ आ रहा है ना आपको? मीन्स जैसे कि हमने जो शेप करा था ना, मैं आपको एक बार इस पे शेप अप्लाई करके दिखाता हूँ। प्रिंट ए डॉट शेप बी डॉट शेप, है ना। और सी डॉट शेप। तो देखो बी की शेप है 2x3 और सी की शेप है 3x2। तो इस फर्स्ट वाले की सेकंड वैल्यू और सेकंड वाले की फर्स्ट वैल्यू जब मैच होती है तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो पॉसिबल होती है। तो ऐसा मान कर लो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा गया 2 और 2। तो जो आउटपुट होगा ना वो 2x2 का होगा। इसलिए जो यहाँ पे एलिमेंट आया, नंबर ऑफ एलिमेंट, वो 4 आया एक तरीके से। ठीक है। तो ये होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। सो होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जबकि बाकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करने बैठ जाए हम, हमें इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो numpy कुछ फंक्शंस भी प्रोवाइड करती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपने देख ही लिया है और पीछे भी आपने देखे थे अभी। तो अभी जैसे मान लो ए मैट्रिक्स ये है, ए का मुझे मीन निकालना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा ए डॉट मीन और सिंपली मीन निकल के आ जाएगा। मीन्स मीन सम ऑफ ऑल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। ऐसे अगर मेरे को डायगोनल एलिमेंट चाहिए तो मैं लिखूंगा ए डॉट डायगोनल और इसको सिंपली रन करूंगा तो डायगोनल एलिमेंट प्रिंट होके आ गया। अब देखो डायगोनल एलिमेंट हमेशा ना फर्स्ट वैल्यू से शुरू होता है और डायगोनली चलता है। तो डायगोनली चलेगा ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही उस वो 6 पे गया तो यहाँ खत्म हो गया एक तरीके से। तो इसलिए वो डायगोनल एलिमेंट ये हो गया। फिर है मैक्सिमम। सो सिंपली मैक्स ए डॉट मैक्स। तो ए डॉट मैट्रिक्स में सबसे जो मैक्सिमम नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही ए डॉट मिन, मिनिमम नंबर आ जाएगा। फिर है प्रोडक्ट। ऐसे ही मैं लिखता हूँ ए डॉट प्रोडक्ट, तो जितने भी नंबर है उन सबका प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसे ही मैं लिखूँ ए डॉट सम, तो जितने भी नंबर है उन सबका सम आ जाएगा। फिर एक और मेथड है ए डॉट ट्रेस। ए डॉट ट्रेस। तो ए डॉट ट्रेस क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट का सम। ठीक है। ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट का सम। तो डायगोनल एलिमेंट है 1 और 6, और जो कि 1 और 6 का सम क्या है 7। तो जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सो एक बार फिर से पूरा रिवाइंड करता है। हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने 1D 2D और 3D एरे क्रिएट किया। फिर उसके बाद हमने उसको एक्सेस किया इस तरह से। फिर उसके बाद हमने डायमेंशन देखी, फिर हमने शेप देखी। शेप के बाद हमने साइज देखा, साइज में नंबर ऑफ एलिमेंट पता लगती है हमें, ठीक है। फिर इसको हमने कन्वर्ट किया बैक टू लिस्ट। जैसे हमने लिस्ट से एरे बनाया था ऐसे हमने एरे से वापस लिस्ट बना के देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक ऐसा मैट्रिक्स बना के देखी जिसके अंदर सारे एलिमेंट 1 हो। फिर हमने एक ऐसी मैट्रिक्स बना के देखी जिसके अंदर सारे सेम एलिमेंट हो। फिर हमने एक ऐसी मैट्रिक्स बना के देखी जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 1 1 हो। फिर उसके बाद हमने 2 एरे बनाए, या फिर हम बोल सकते हैं हमने 2 मैट्रिक्स बनाई, क्योंकि हमने 2 2D एरे बनाया ना, हमें 2 मैट्रिक्स बनाई। मैट्रिक्स के बाद हमने उसको ऑपरेशन परफॉर्म किया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। सिंपली हम डिवीजन भी कर सकते हैं ऐसे ही। उसके बाद हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर हम दो एरे पे मल्टीप्लाई ऑपरेटर से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अगर हमें मैट्रिक्स की तरह ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो नमपाई हमें मैटमल करके एक मेथड प्रोवाइड करता है, अगर जिसके अंदर हम 2 मैट्रिक्स पास कर दें तो उन दोनों का प्रोडक्ट करके दे देता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कुछ मेथड्स, फिर हमने कुछ मेथड देखे। उसके बाद मीन, डायगोनल, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, सम, ट्रेस, ठीक है। सो होप सो आपको नमपाई का कुछ आइडिया लगा होगा, और ये हमें बहुत कम आएगा मशीन लर्निंग की वीडियो में। सिमिलरली पांडास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नमपाई और पांडास बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जो कि आने ही चाहिए, ठीक है। तो होप सो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।